अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद अवैस। जैसा कि प्रीवियस वीडियो से हमने लाइटनिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरह से लोड की कैलकुलेशंस करते हैं, किस तरह से ब्रेकर्स की सिलेक्शंस लेते हैं, किस तरह से लोड को बैलेंस करते हैं और किस तरह से लोड को मैनेज करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने जनरल अरेंजमेंट देखनी है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की, यानी उसका जो आउटर स्ट्रक्चर्स है वो किस तरह से बनाया जाता है और इसके अलावा हमने मेन ब्रेकर्स की सिलेक्शंस को देखना है कि मेन ब्रेकर को किस तरह से हमने सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की अगर हम बात करें तो इसकी टू टाइप्स होती हैं। एक होते हैं आपके पास कंसील्ड टाइप और एक होती है वॉल माउंटेड। कंसील्ड टाइप में ये होता है कि ये आपकी दीवार के अंदर लगाई जाती है और वॉल माउंटेड पर ये होता है कि ये आपकी वॉल के ऊपर लगाई जाती है। अब इन दोनों चीजों की जो सिलेक्शन है वो बेसिकली या तो आपकी साइट है उसको विजिट करके आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि आपने कौन सी डिजाइन करनी है, या इसके अलावा बिल्डिंग की लेआउट का आपको पता होना चाहिए, देन ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन सी टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन के साइज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रीवियस प्रोजेक्ट में हमने एमसीबी के ब्रेकर्स को सिलेक्शंस की थी और जो हमारे टोटल फ्यूचर प्लानिंग के साथ जो ब्रेकर्स बने थे वो 31 बने थे। अगर हम एमसीबी जितने भी एमसीबी होते हैं उनके अगर हम साइज की बात कर लें, उनका जो साइज है वो इस तरह से है कि जो एमसीबी का जो फ्रंट की जो विड्थ होती है वो होती है आपके पास 17.56, यानी ये वाली विड्थ जिसको हम ऑलमोस्ट राउंड अबाउट करें तो वो हमारे पास 18 mm बनती है। उसके बाद अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो ये वाली जो हाइट है ये हमारे पास 81 mm होती है और अगर हम उसकी डेप्थ की बात करें तो ये हमारे पास 75 mm होती है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये मैंने ऑटोकैड के ऊपर ही बनाया हुआ है। अगर यहाँ पर आपको दिखाता चला जाऊं तो ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने ऑटोकैड के ऊपर ही डिजाइन किया है। वेरी सिंपल है, आपने लाइंस लगानी है, ये जस्ट लाइंस की कमांड को यूज करते हुए बनाया है और इसके बाद ये एक सर्कल है, ये एक आपके पास रेक्टेंगल है, ये आपके पास एक सर्कल है। तो वेरी सिंपल सा, कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ये मैंने एक एमसीबी बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अब हमने इसमें ये देखना है कि यहाँ पर हमारे इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो 31 ब्रेकर्स हैं। अब 31 ब्रेकर्स को अगर हम तीनों फेजेस पर डिवाइड कर दें, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल से किया भी था, ये जो आप ऊपर टेबल देख रहे हैं ये कहां से आया है, ये अगर आपको नहीं पता तो आप काइंडली इससे पहले वाली वीडियो जाकर देखें, उसमें ये डिटेल से डिस्कशन की हुई है इसके बारे में कि ये जो वैल्यूज हैं ये कैसे आई हुई है। अगर हम इनको टोटल नंबर्स ऑफ ब्रेकर्स को देखें तो 5 + 2 एंड +2 टोटल 9 ब्रेकर्स जो है हमारे पास रेड फेज पर है। इसी तरह से 4 + 2 6 एंड 6 + 2 8 9 10 11, तो 11 ब्रेकर्स हमारे पास वाई पर हैं और 11 ब्रेकर्स हमारे पास ब्लू पर हैं। हमने तीनों फेजेस पर डिवीजन कर दिया। अब क्या होगा कि देखो तीनों फेजेस के लिए हम अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसमें अलग अलग स्ट्रिप लगाएंगे। स्ट्रिप क्या होती है? जिसके ऊपर जो सर्किट ब्रेकर्स को माउंट किया जाता है उसको स्ट्रिप बोलते हैं। ये आप डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स के अंदर इजीली देख सकते हैं। मेटल का पीस हो सकता है, ये एसएस का पीस हो सकता है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील का। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये जो स्क्रीन पर ये जो आप रेक्टेंगल देख रहे हैं इसमें मैंने 18x9 लगाया हुआ है और 18x11 लगाया हुआ है, 18x11 लगाया हुआ है। ये क्या है पहले हम इसको देखते हैं। तो बेसिकली 18x9 का मतलब यहाँ पर ये है हमारा जो ये रेड फेस है इसमें कितने ब्रेकर्स हैं? 9 ब्रेकर्स हैं। और 18 क्या है? अगर मैं इससे पहले आपको दिखाता चला जाऊं तो हमने देखा 18 हमारे पास एमसीबी की विड्थ होती है। एमसीबी के जो ब्रेकर्स होते हैं उनकी विड्थ कितनी होती है? एक एमसीबी ब्रेकर्स की जो विड्थ है वो 18 है। अगर हमारे पास टोटल 9 ब्रेकर्स हैं तो इस पूरी स्ट्रिप की जो विड्थ है, जो हमें स्ट्रिप रिक्वायर्ड होगी, वो कितनी हो जाएगी? 18 × 9, जो कि हमारे पास 162 मिलीमीटर बनता है। यानी ये जो एक मैंने बॉक्स लगाया है इसकी जो विड्थ है वो मेरे पास कितनी है? 162 मिलीमीटर है। और इसकी हाइट कितनी होगी? तो भी इसकी हाइट जो है वो इतनी ही होगी जितनी हमारा एमसीबी है। तो यहाँ पर 81 मिलीमीटर इसकी हाइट है। तो जो नॉर्मली हम इसको 81 मिनिमम है, 81 से हम ज्यादा भी रख सकते हैं। ऑब्वियसली हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है फिर उसका थोड़ा सा साइज ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने इसको 90 की हाइट जो है रखी हुई है। ये अब हमारा रेड फेज के लिए प्रिपेयर हो गया, ये हमारा येलो फेज के लिए प्रिपेयर हो गया, ये हमारा ब्लू फेज के लिए प्रिपेयर हो गया। इसको हम फर्दर समझने के लिए हम चलते हैं ऑटोकैड के ऊपर। तो ऑटोकैड के ऊपर अगर हम देखें तो ये देखें, ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये जो है ये इसकी डेप्थ है। कभी अभी आपको साइजेस भी बता देता हूं। अब इधर क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एक स्ट्रिप है जिस पर जो रेड फेज आ रहा है, ये हमारे पास येलो की स्ट्रिप है जिसे येलो का फेज आ रहा है, और ये हमारे पास स्ट्रिप है जिसके ऊपर ब्लू का फेज आ रहा है। अब यहाँ पर टोटल कितने एमसीबी ब्रेकर्स लग सकते हैं? 9 एमसीबी ब्रेकर्स लग सकते हैं और इधर जो है 11 ब्रेकर्स लग सकते हैं और इधर भी जो है 11 ब्रेकर्स लग सकते हैं। यहाँ पर जो ब्रेकर्स लगेंगे उनकी जो अगर कैलकुलेशंस की हमने साइजेस वगैरह हमने अभी देख लिया कि उनका साइजेस क्या होगा। और यहाँ पर ये जो स्ट्रिप है इसकी जो यहाँ पर हाइट है ये हमने यहाँ पर 81 हमें पता है वैसे होती है एमसीबी की ब्रेकर्स की, लेकिन यहाँ पर हमने इसको 90 लिया हुआ है हाइट को। और जो विड्थ है वो जितने ब्रेकर्स उनको मल्टीप्लाई कर दो एक ब्रेकर की विड्थ के साथ, यानी 18 × 9 जो कि 162 है। यहाँ पर भी जो हाइट है वो हमारे पास 90 है, लेकिन जो इसकी विड्थ है वो हमारे पास चेंज हो गई, क्योंकि उसकी रीजन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो दो ब्रेकर्स है वो हमारे पास ऐड हो गए हैं फर्दर। और सेम इसमें भी हमारे पास 11 है, तो इनकी जो विड्थ है वो हमारे पास 200 mm है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? ये अभी हमने इसको
टेम्परेरी को मेन ब्रेकर कंसीडर किया है। यानी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक रेड फेज आ रहा होता है, एक येलो और एक ब्लू, और एक आपके पास मेन ब्रेकर लगा होता है जिसमें से हमारे पास मेन से सप्लाई आ रही होती है, और इधर से रेड फेज इस ट्रिप पे चला जाता है, येलो इस ट्रिप पर चला जाता है और ब्लू वो इस ट्रिप पर चला जाता है। ये सारे का सारा डिजाइन जो है मैंने ऑटोकैड के ऊपर ही बनाया हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता चला जाऊं कि कैसे बनाना है, हम अगर यहाँ पर पहले ये जो एक हमने रेक्टेंगल लगानी है, तो ये देखें एक रेक्टेंगल पकड़ी मैंने, इसका स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट कर लिया। अब मुझे कितनी जो है इसकी विड्थ लगानी है और कितनी उसकी हाइट लगानी है, तो मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट मेजरमेंट्स करनी है। तो मैंने यहाँ पर जो है 162 इसकी विड्थ करनी है, और देन मैं टैब का बटन प्रेस करूंगा और मुझे जो हाइट है वो कितनी चाहिए, 81 हमारी स्टैंडर्ड है, लेकिन मैं यहाँ पर 90 लेकर चल रहा हूँ। तो ये देखें ये मैंने एक जो है रेक्टेंगल लगा दी। इसी तरह से एक और मुझे रेक्टेंगल लगानी है। अब एक और रेक्टेंगल लगाने के लिए मैं फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करूंगा और इसकी जो विड्थ है मैं 200 लूंगा और हाइट जो है सेम होगी 90। ये अगर मैं थोड़ा सा जूम भी कर दूं ना इसको ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए, तो ये देखें ये हमारे पास सेकंड जो है रेक्टेंगल लग गई, और जो थर्ड रेक्टेंगल है वो भी हमने सेम इसी मेजरमेंट्स की लेनी है, यानी 200 जिसकी विड्थ हो और स्टैब का बटन प्रेस करेंगे और 90 उसकी हाइट हो। अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं। अब ये अरेंज किस तरह से करना है आपने, इससे पहले हम इसको थोड़ा सा इधर मूव कर देते हैं। अब एक स्ट्रिप से दूसरी स्ट्रिप के दरमियान में जो फासला होता है वो 100 मिलीमीटर्स का होता है। ये स्टैंडर्ड्स हैं, आईईसी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हीं के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को डिजाइन कर रहे होते हैं। तो इसका क्या प्रोसीजर है, मैं यहाँ पर एक लाइन की कमांड को इनेबल करता हूँ, इसके कॉर्नर से मैंने एक लाइन लगाई और यहाँ पर मैं 100 मिलीमीटर्स की लाइन लगा देता हूँ। देन मैं एस्केप का बटन प्रेस कर देता हूँ। अब मुझे पता चल गया कि ये जो लाइन है ये 100 की लाइन है। अब मैं मूव की कमांड को इनेबल करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अब इसका जो बेस पॉइंट है मैं वो ये वाला कॉर्नर सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मेरा ऑर्थो जो है ऑन है, तो ऑर्थो को ऑफ करके मैं इसके साथ बिल्कुल मिला दूंगा। अब इस लाइन को यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक तो ये मेरा बिल्कुल अलाइनमेंट में, और दूसरा इनके जो दरमियान में फासला है वो एग्जैक्टली 100 मिलीमीटर्स का है। इसी तरह से मैं एक और लाइन लगाता हूँ और यहाँ से पकड़ता हूँ और यहाँ पर मैं 100 मिलीमीटर्स की लाइन लगा देता हूँ। और अब मैं इसको मूव की कमांड इनेबल करता हूँ और यहाँ से बेस पॉइंट, और ये मैंने इधर से बेस पॉइंट लगा दिया और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब जो हमारे पास ये जो मेन ब्रेकर होता है इसका डिस्टेंस होता है ये 100 का ही होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है ये मैंने अभी 150 क्रॉस 150 का फर्जी लिया है, लेकिन अभी हमें जो मेन ब्रेकर्स है उसके बारे में एग्जैक्टली बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। तो मैं यहाँ पर अगेन एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और मैं ये ले लेता हूँ 150 क्रॉस 150 की, तो ये हमारा एक ब्रेकर है। तो मैं लाइन की कमांड को यहाँ से इनेबल करता हूँ यहाँ पर, और ये मैंने 100 mm की लाइन लगा दी, यहाँ से क्रॉस कर देते हैं और ओके। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 50 हम रखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और लाइन की कमांड को इनेबल करूंगा और अब इस लाइन से पकड़ूंगा और यहाँ पर 50 की लाइन लगा दूंगा। अब मुझे पता चल गया कि मेरी ये जो रेक्टेंगल है इसका ये कॉर्नर जो है इधर एग्जैक्ट मैंने मैच करना है। तो मैं मूव की कमांड को इनेबल करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और अब मैं बेस पॉइंट ये वाला लूंगा और यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब ये जो दोनों लाइंस हैं इनको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा जी। तो ये मेरे पास इंटरनली जो पार्ट है वो डिजाइन हो गया। ये जो टेक्स्ट है ये आप टेक्स्ट कमांड से इजीली लिख सकते हैं। उसके बाद हमने ये आउटर बॉक्स बनाना है। आउटर बॉक्स बनाने का क्या प्रोसीजर होता है कि ये जो आपकी स्ट्रिप्स हैं इनसे आपने 50 mm का यहाँ पर डिस्टेंस रखना होता है, 50 mm का यहाँ पर, 50 mm का यहाँ पर, 50 का यहाँ पर, 50 का यहाँ पर। आपकी सारी बाउंड्री पर 50 mm का मार्जिन होना चाहिए। तो इसको हम किस तरह से इजी वे में लगा सकते हैं, ये देखें मैंने लाइन की कमांड पकड़ी और यहाँ से मैं 50 mm की लाइन लगा दी। उसके बाद अगेन लाइन की कमांड पकड़ी और यहाँ से मैं 50 mm की लाइन लगा देता हूँ और मैं यहाँ पर ऑर्थो भी जरा ऑन कर लूं। ओके, उसके बाद फिर अगेन लाइन की कमांड पकड़ता हूँ और ये मैंने एक रफली कोई सी लाइन लगा दी। उसके बाद अगेन कमांड पकड़ता हूँ, ये भी मैंने कोई रफली एक लाइन लगा दी। ये भी बता देता हूँ कि ये कर क्यों रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी लाइन लगा दी और ये भी एक रफली मैंने एक लाइन लगा दी। अब मैं अगेन लाइन की कमांड को इनेबल करता हूँ और यहाँ पे 50 का मार्जिन देता हूँ और डिसेबल करता हूँ। अगेन लाइन की कमांड को ऑन करता हूँ और यहाँ पे भी 50 का मार्जिन देकर एक और लाइन लगा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ से लाइन पकड़ता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ और एक यहाँ से पकड़ता हूँ, यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ। देन मैं क्या करता हूँ, एक लाइन यहाँ से पकड़कर मैं इसका यहाँ से सेंसिंग लेता हूँ और यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ। अब ये हमने जितनी भी लाइंस लगाई हैं, बल्कि इसको भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाएंगे क्योंकि बाद में इनको रिमूव करना इजी होता है। तो ये देखें एक लाइन मैंने यहाँ पर लगा दी। अब मुझे ये सारे के सारे रेफरेंस पॉइंट्स मिल गए। अब मैंने एक लाइन की कमांड को इनेबल करना है और मैंने यहाँ पर बिल्कुल इसके इंटरसेक्शन से एक कॉर्नर से आपने स्टार्ट कर देना। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर लगा दिया और यहाँ से इसकी सेंसिंग ले ली, यहाँ पर एक लाइन लग गई और इधर से इसकी सेंसिंग ले ली। तो ये बिल्कुल आपने इसकी सेंसिंग को देखना है, ये इधर इधर लग गई और यहाँ पर एक लाइन लगी, ये लाइन लग गई। अब इसको भी रिमूव कर दें, इन दोनों लाइंस को भी रिमूव कर दें, इसको भी रिमूव कर दें। ये इसीलिए हमने लॉन्ग लिया है ताकि जो है बाद में रिमूव करना इजी हो। ये देखें यहाँ से ये भी रिमूव कर दें, ये वाली भी रिमूव कर दें, ये वाली भी रिमूव कर दें, उसके बाद ये वाली भी रिमूव कर दें, ये वाली भी रिमूव कर दें। अब देखें ये आपकी ये वाली शेप बनना स्टार्ट होगी ना। तो अब आप यहाँ से इसका डिस्टेंस देख लें, यहाँ से देख लें, यहाँ से देख लें, ऑल साइडेड आपका 50 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। अब इसकी ये डीबी की हमने डेप्थ जो है ये कितनी रखनी है, ये नॉर्मली तौर पर अगर हम स्टैंडर्डाइज बात करें 150 से लेकर इसको 200 mm तक रखा जाता है। तो इसको किस तरह से आप लगाएंगे, यहाँ पर लाइन की कमांड इनेबल की, आप यहाँ पर इसको 150 वैल्यू देंगे, देन टैब का बटन प्रेस करेंगे और अब यहाँ पर आप एंगल दे देंगे 45 का। ये देखें ये मैंने एक लाइन लगा दी। अब सेम इसी तरह से मैं यहाँ से लाइन इनेबल करता हूँ, तो 150 की लाइन लगाई और टैब का बटन प्रेस किया और 45 का एंगल लगा दिया और यहाँ से इन दोनों को इधर मिला दिया। उसके बाद हम एक यहाँ पर लाइन की कमांड को इनेबल करते हैं और यहाँ पर मैं इसको
150 ही दूंगा और 45 का एंगल दे दूंगा और यहाँ से मैं इसको बिल्कुल इधर मिला दूंगा। तो ये देखें, ये हमारे पास इस तरह का ही बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है वो रेडी हो गया। आपको मैंने लाइव बनाकर भी दिखा दिया। इसके बाद यहाँ पर मैंने सिंपल जो है डायमेंशंस लगाई हुई है। ये डायमेंशंस आपको समझाने के लिए, ऐसे आपको डायमेंशंस भी पढ़ाई गई हुई है, तो आपको होप सो पता होगा ये वाली डायमेंशंस है। तो आप यहाँ से कोई सी भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं ये अलाइन की बात करूं, मैं इनका डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताना चाहता हूँ। तो ये देखें 150 mm यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताना चाहता हूँ। तो ये 50.1 यानी इसमें कुछ हमारे गड़बड़ हो गई है। तो इसको इतना सा जो है ये हमारा डिफरेंस भी नहीं आना चाहिए। डायमेंशंस को यूज करते हुए आपको एग्जैक्ट पता भी चल जाता है कि आपने सही से काम किया है या नहीं किया। जहां गलती हो आप उसको वहां से फिर अगेन करेक्शंस भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये हमारा 50.1 है। तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि आप लाइन की कमांड को पकड़ें, यहाँ से 50 की लाइन एक और लगा दें। 50 की लाइन लगा दी। अब आप एक लाइन की कमांड को इनेबल करें और यहाँ से यहाँ तक लाइन लगा दें। अगेन लाइन की कमांड को पकड़ें, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लाइन लगा दें और इसको यहाँ से रिमूव कर दें, इसको भी रिमूव कर दें। और अब आप अगर डायमेंशंस को देखें तो आपके पास क्लियरली जो 50 mm का डिस्टेंस है वो आ चुका हुआ है। लेकिन अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारा ये देखें, इसमें भी जो है डिफरेंस पड़ गया। इसको जूम लेवल पर आप चेकआउट कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ गया एक कैलकुलेशंस की वजह से। तो इसका हल क्या होता है? इसका हल ये होता है कि आप फिर इन सबको यहाँ से रिमूव करें और अगेन बनाएं। ये आपने इनकी करेक्शंस अगर करने बैठ जाएं तो उतनी देर में हम नए सिरे से काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ये पकड़ा 150 इंटू 45 डिग्री और अगेन लाइन की कमांड यहाँ से 150 एंड 45 और यहाँ से हमारे पास ये आ गया और अगेन लाइन की कमांड को पकड़ा और यहाँ से हमने इसके साथ मिला दिया। तो अब ये हमारा एग्जैक्ट जो है मेजरमेंट्स के साथ है, इसकी ये हमारे पास मेजरमेंट आ गई। तो ये वाला सारा काम जो है ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कर रखा है। यहाँ पर इसीलिए किया था ताकि वीडियो की जो लेंथ है लंबी ना हो, क्योंकि बनाते वक्त थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन इसीलिए बना दी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो वीडियोस लंबी हो रही हैं तो कोई इश्यू नहीं, आपको नॉलेज अच्छे से आना चाहिए। तो ये देखेंगे हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है कंप्लीटली तौर पर हमने डिजाइन कर लिया। इतनी ज्यादा मेजरमेंट्स हम लगाते नहीं होते, हम जस्ट एक साइड की मेजरमेंट्स, क्योंकि ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल होनी चाहिए। तो जिसको ड्राइंग्स पढ़ना आती हैं उसको ये चीजों की समझ होती है। यानी अगर हम देखें यहाँ पर भी मैंने लगाया, यहाँ पर भी लगाया, तो बेसिकली इसको यहाँ से नहीं लगाना होता। इसी तरह से ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, को जूम कर लूं जरा, ये वाली जो लाइन है और ये जो नीचे वाली लाइन है ये आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें यहाँ पर 500 है तो यहाँ पर भी 500 है। इसमें से भी आपने एक को यूज करना है, ऊपर वाले को कर लो या नीचे कर लो। उसी तरह से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों 150 mm की है, तो इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब अगर मैं आपको स्टैंडर्ड्स बताता जाऊं तो ये वाली जो लाइन है, ये जो मैंने 150 रखी हुई है, इसको अगर हम स्टैंडर्डाइज बात करें तो ये 150 से लेके इसको 200 मिलीमीटर तक यूज किया जाता है। ठीक है, ये वेरिएशन इसमें होती रहती है। उसके बाद अगर हम ये वाली लाइन की बात करें, ये वाली और ये वाली लाइन की बात करें ऊपर वाली, तो इसको नॉर्मली तौर पर अगर स्टैंडर्ड्स में हम देखें तो इसको 400 से लेकर 600 तक इसकी वेरिएशंस जो होती हैं इसमें की जाती हैं। उसके बाद अगर हम ये वाली लाइन की और ये वाली लाइन की बात करें तो इसको नॉर्मली तौर पर 400 से लेकर इसको भी 600 की रेंज तक बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने ज्यादा इसको बनाया है, उसकी रीजन यहाँ पर ये है कि आपको प्रोमिनेंट हो। और ये जो ट्रिप्स का जो स्टैंडर्ड साइज है वो 81 उसकी हाइट है, लेकिन हमने यहाँ पर 90 इसकी हाइट को सिलेक्ट किया है। ये देखें, आप देख सकते हैं ये इसकी जो हाइट है हमने यहाँ पर 90 ली है, लेकिन अगर ये स्टैंडर्डाइज देखें तो ये 81 बनती है। इसी वजह से ये जो इसकी ओवरऑल जो हाइट है वो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू से आउट निकल गई। की रीजन यहाँ पर ये है। ओके, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो इसकी विड्थ है वो 200 है, तभी डायमेंशन 50 यहाँ से 50 यहाँ से 50 यहाँ से 50 यहाँ से 50 यहाँ से। ये मेन ब्रेकर्स है, इसकी सिलेक्शंस को देखना है यहाँ पर कौन सा ब्रेकर होगा। ये तो हमें पता चल गया कि एमसीबी है और इनके साइजेस का भी पता चल गया। इसकी अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये मैंने कितना लिया है, ये मैंने 150 मिलीमीटर का यहाँ पर लिया है अभी जस्ट हिट एंड ट्रायल से। तो इसकी अगर हम एग्जैक्ट बात करें कि ये यहाँ पर कौन सा ब्रेकर्स होगा, इसकी क्या रेटिंग होगी, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो यही है कि हमने मेन ब्रेकर्स की सिलेक्शंस को देखना है। तो इसके लिए हम अगर तीनों फेजेस पे टोटल करंट को देखें तो याद होगा कि हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया था 144 और यहाँ पर 130 था, 6 हमने फ्यूचर के लिए ऐड किया था। इसी तरह से ये 146 हो गया था हमारे पास। अगर हम जस्ट एम्पेरीज की बात करें, क्योंकि हमें पता चल गया है कि जब भी आपने ब्रेकर्स की सिलेक्शंस लेनी है तो आपको बेसिकली जो है एम्पेरीज की जरूरत होती है। और यहाँ पर एक और बात क्लियर है कि हमारी जो मेन सप्लाई है वो 3 फेज की होगी। हम यहाँ पर 4 पोल्स ही ब्रेकर्स को यूज करेंगे। प्रीवियस जो हमने एमसीबी के ब्रेकर्स यूज किए, ये हमने सिंगल पोल यूज किए हैं। उसकी रीजन यहाँ पर यह है क्योंकि ये रेड फेज एक होगा, तो एक सिंगल फेज, येलो के लिए सिंगल फेज, ब्लू के लिए यानी सिंगल फेज है, यानी 1 पोल हमने यूज किए हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम यूज करेंगे 4 पोल्स का ब्रेकर्स यूज करेंगे। ये बात क्लियर होगी। बेसिकली जब भी आप कोई ब्रेकर्स यूज कर रहे होते हो ना, तो उसमें आप एक तो उसके नंबर्स ऑफ पोल्स को भी देखते हो और सेकंड आप उसकी रेटिंग को देखते हो। अगर आप एडजस्टेबल ब्रेकर्स को लेते हो, जैसा कि हमने ब्रेकर्स वाली क्लास में देखा था कि ब्रेकर्स की बेसिक 2 टाइप होती है, फिक्स टाइप होती है, एक एडजस्टेबल होती है। अगर आप एडजस्टेबल लेते हो तो आप मिनिमम और मैक्सिमम करंट की रेंज को देख रहे होते हो, उसमें भी हम नंबर्स ऑफ पोल्स देख रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास जैसा कि रेड पर 144 है, येलो पर 146 है और ब्लू पर हमारे पास 146 है। मेन ब्रेकर्स की सिलेक्शन को करने से पहले जैसे हमने लोड की कैलकुलेशंस के जो ब्रेकर्स हमने एमसीबी के सिलेक्ट किए थे उसमें हमने एक फैक्टर लगाया था सेफ्टी फैक्टर्स। सेफ्टी फैक्टर्स लगाने का ये पर्पस था कि हमारा जो है ज्यादा हो लोड से यानी कम ना हो। अब यहाँ पर एक आईईसी के स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जब आप मेन ब्रेकर्स की सिलेक्शंस कर रहे होते हो तो आपको यहाँ पर डाइवर्सिटी फैक्टर भी लगाना होता है। अच्छा, आप यहाँ पर भी सेफ्टी फैक्टर लगा सकते हो, लेकिन अगर आपने पहले सेफ्टी फैक्टर लगा लिया है तो फिर आप यहाँ पर सेफ्टी फैक्टर नहीं लगाओगे। अगर आपने पहले सेफ्टी फैक्टर भी नहीं लगाया, आपने डायरेक्ट वही वाले ब्रेकर्स की सिलेक्शंस कर ली, तो अब आपको यहाँ पर सेफ्टी फैक्टर भी लगाना पड़ता है। तो लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप जब एमसीबी की सिलेक्शंस कर रहे हो तो वहां पर आप सेफ्टी फैक्टर लगा लें, और जब मेन ब्रेकर्स की सिलेक्शंस कर रहे हो तो देन आप डाइवर्सिटी फैक्टर्स लगा लें। अच्छा, अब डाइवर्सिटी फैक्टर होता क्या है? तो डाइवर्सिटी फैक्टर्स बेसिकली ये होता है कि आपका जो टोटल लोड का कितना परसेंटेज सेम टाइम पर ऑन है। इसके लिए हमें दो चीजों का पता होना चाहिए कि एक तो हमें पीक आवर्स का पता होना चाहिए, और सेकंड थिंग हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा मैक्सिमम लोड जो है वो कितना एट द सेम टाइम पर रन हो सकता है। अगर हम स्टैंडर्डाइज देखें डाइवर्सिटी फैक्टर्स को कैलकुलेट करने का ये वे है कि हम टोटल जो लोड होता है उसका 80% ले लेते हैं, उसका हम टोटल 80% इसमें लेकर जो फिर हमारे पास वैल्यू आती है उसको हम डाइवर्सिटी फैक्टर्स के साथ अप्लाई कर देते हैं। इस तरह से अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर जो टोटल लोड है रेड फेज पर 144 है, तो 144 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80, यानी इसका 80% जो होगा वो कितना होगा? 115.2 होगा। तो यानी मैक्सिमम जो लोड इस पर हमारा रेड फेज पर चल सकता है वो 115.2 चल सकता है। इसमें देखें बेसिकली क्या होता है, जब लोड की टाइप्स जो हमने डिस्कस की हुई है, जिसमें हमारे प्रिंटर्स थे, डिस्पेंसर्स थे, लाइट्स थी, तो अब उसमें 100 लाइट्स के यूनिट्स थे। ये जरूरी तो नहीं है कि वो 100 के 100 लाइट्स सेम टाइम पर चले, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो 24 आवर्स चले। जैसा कि डे टाइम पे तो लाइट की इतनी जरूरत नहीं होती, नाइट टाइम पर ये जरूरत होती है, तो मे बी नाइट टाइम जो है फुल 100 लाइट्स चल रही हो, डे टाइम पर जस्ट 50 लाइट्स चल रही हो। इसी तरह से जो हमारे पास प्रिंटर्स हैं वो भी ऑल टाइम हमारे पास ऑन नहीं रहते। तो इस तरह से डिफरेंट जो भी लोड है हमारा नीड के अकॉर्डिंग होता है। अगर हम अपने रेजिडेंशियल बात करें तो हमारे घरों में हम नॉर्मली तौर पर क्या कर रहे होते हैं, कॉन्टिन्यूसली हमारा चल रहा होता है, वो हमारा क्या होता है, हमारी फ्रिज वगैरह कॉन्टिन्यूसली चल रही होती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम अगर लाइटियों की बात करें या हम फैंस की बात करें तो हमारा वो कॉन्टिन्यूसली लोड नहीं चल रहा होता। तो इसीलिए डाइवर्सिटी फैक्टर्स होता है वो हमेशा कम होता है, वो यानी एक्चुअल जो आपके एम्पेरेज होता है उससे कम होता है। उसकी रीजन यहाँ पर ये होती है क्योंकि हम यहाँ पर 80% लोड ले रहे होते हैं टोटल, यानी इसमें जो टोटल का 20% लोड होता है उसको हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि वो एट द सेम टाइम पर जो मैक्सिमम लोड होगा वो 80% ऑन होगा और 20% ऑफ होगा ही 24 आवर्स में। उसके बाद येलो की अगर हम कैलकुलेशंस करें तो ये वैल्यू आती है, ब्लू की करें तो ये आती है। तो ओवरऑल इनको देखा जाए तो ये देखें ये 115.2 है, 116.8 है, 11, तो इसको अगर मैं यही राउंड ऑफ कर दूं तो ये 117 हो गया, ये भी 117 हो गया, और ये भी, इसको भी अगर हम 117 ही कंसीडर कर लें, यानी 117 हमारी एम्पेरेज रेटिंग आ गई ब्रेकर्स की। अब अगर हम ब्रेकर्स की बात करें तो ब्रेकर्स में अब हमारी अवेलेबिलिटी क्या है? अगर हम एमसीबी को देखें तो एमसीबी तो 63 एम्पेरेज के बाद इसकी रेंज ही खत्म हो जाती है। एक्चुअली हमारा जो टोटल लोड आया वो कितना आया? 117 एम्पेरेज का। अब ये ब्रेकर एक ही लेना है, तो ये रेड येलो ब्लू, इसीलिए हमने बैलेंस पहले ही कर लिया हुआ है। फेजेस का बैलेंस होना बहुत जरूरी है ट्रांसफार्मर्स के लिए भी और मेन ब्रेकर्स की सिलेक्शंस के लिए भी। अगर हम ईएलसीबी को भी यूज करें तो वो भी हमारी जो रेंज है वो भी 63 तक ही कंसीडर किया जाता है उसको। अब इसमें कौन सी कैटेगरी आएगी? इसमें जो हमारा मेन ब्रेकर होगा वो एमसीसीबी होगा। हमें पता है एमसीसीबी हमारे पास 4 पोल्स में भी आता है, और इसमें अगर आप रेटिंग देखो तो हमारे पास रेटिंग भी काफी रेंज तक है। अब हमारी जो रेटिंग आई है वो 117 आई है, लेकिन यहां पर आप अगेन देख सकते हो कि 117 का ब्रेकर्स नहीं है, मिनिमम 100 है और 125 जो है मैक्सिमम, यानी इस रेंज के लिए मैक्सिमम 125 है। तो हम मिनिमम कभी भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। याद रखें जब भी आप ब्रेकर्स की सिलेक्शन कर रहे होते हैं आपका मिनिमम जितना एक्चुअल लोड है उसे कम का नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा का हो जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप उससे कम का रखेंगे तो आपकी जो भी आपने आगे लगाया होगा वो ऑन ही नहीं होगा, वो क्योंकि उसकी वैल्यू पहुंचेगा तो वो उसको ट्रिप करवा देगा, तो वो ऑन ही नहीं होगा, आप उसको यूज ही नहीं कर सकते। तो अब अगर हम यहां पर बात करें तो हमारा जो एक्चुअली हमारा जो टोटल लोड आया वो कितना आया? 117 एम्पेरेज का। मेन ब्रेकर जो सिलेक्ट होगा वो 125 एम्पेरेज का होगा, यानी इससे हमें करंट की जो रेटिंग है मेन ब्रेकर्स की पता चल गई कि हमारे पास जो होगा वो 125 होगा। सो आवर जो मेन ब्रेकर्स होगा वो एक तो एमसीसीबी होगा, उसके बाद वो 4 पोल होगा, और उसके बाद उसकी जो मेन रेटिंग होगी वो 125 एम्पेरेज की होगी। होप सो आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें आपको पता चल गया होगा कि हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसका आउटर स्ट्रक्चर्स है वो हम ऑटोकैड के ऊपर किस तरह से बनाते हैं, और इसके अलावा मेन ब्रेकर्स की हम सिलेक्शंस किस तरह से लेते हैं। होप सो कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी आज की वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।